हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो मनवा हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द हेवनली डीमन कांट लिव ए नॉर्मल लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ साल पहले एक ब्लैकस्मिथ था जो बहुत फेमस था। वो अपने हाथों से तलवार, कवच, हेलमेट और भी बहुत कुछ बना के बेचता था। उसी समय सभी किंगडम के बीच में जंग चल रही होती है। तब वो अपने सारे हथियार कायरो किंगडम को बेचने का फैसला करता है। जंग के बाद कायरो किंगडम के एम्परर उसे बैरन बना देते हैं। और ये सारी कहानी ये लड़का यहाँ बैठे एक बूढ़े आदमी से सुन रहा होता है। इसे देखकर इसका सर्वेंट बोलता है, यह कहानी तो सबको पता है, फिर ये क्यों सुन रहा है। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लड़का अपने सर्वेंट से बोलता है कि तुम कह रहे हो ये सलामांडर कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे हम कायरो किंगडम में हैं और यहाँ मुरीम नाम की कोई भी जगह नहीं है। ये सब सुन के इसका सर्वेंट हाँ बोलता है और सोचने लगता है कि इसे क्या हो गया, कहीं ये अपनी याददाश्त तो नहीं भूल गया या फिर कहीं इसने कोई नशा तो नहीं कर रखा। ये ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि ये पहले बहुत नशा करता था, इसलिए लोग इसे मॉरन ऑफ डिमिट्री के नाम से बुलाते थे। पर इसका असली नाम रोमन डिमिट्री है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। फिर इसका सर्वेंट बोलता है, यंग मास्टर, आज लॉरेंस फैमिली की बेटी यानी आपकी होने वाली फियांसे आने वाली है, तो क्यों ना आप तैयार हो जाएं। तभी रोमन बोलता है, इससे इम्पोर्टेंट एक और काम है, जल्दी से इस जगह के सबसे बुजुर्ग आदमी को लेके आओ, मुझे उससे इस जगह के बारे में सब कुछ पूछना है। फिर वो उस बूढ़े आदमी को ले आता है जो कि हमने पहले देखा था। अब यहाँ पे प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये आदमी बोलता है, मुझे बस इतना ही पता है। फिर रोमन उसे थैंक यू बोलता है और कहता है, इसके लिए मैं तुम्हें बाद में रिवॉर्ड दूंगा। फिर रोमन अपने मन में सोचने लगता है, मेरा असली नाम बैक चोंग युक है, मैं मुरीम वर्ल्ड से हूँ जहाँ पे मैंने ऐसी जिंदगी जी है जहाँ कभी शांति नहीं थी। मेरे मरने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं रोमन डिमिट्री के बॉडी के अंदर था। क्या ये एक दूसरा मौका है या ऊपर वाला मुझे कोई सजा दे रहा है। तभी अचानक बाहर से एक चोर की आवाज़ आती है और सबका ध्यान उस आवाज़ की तरफ चला जाता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग मिलके एक लड़के को मार रहे होते हैं। उसके सर से खून निकलने लगता है लेकिन ये लोग फिर भी नहीं रुकते हैं। तभी रोमन का सर्वेंट देखने को आता है यहाँ पे क्या चल रहा है। अचानक से उसकी नज़र उनके बॉडी के टैटू के ऊपर पड़ती है और वो उसे पहचान जाता है। उसी वक्त रोमन वहाँ आ जाता है और हांस से पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है। हांस रोमन का सर्वेंट का नाम है। हांस बोलता है, लगता है ये लोग ब्लड फैंग ग्रुप से हैं। फिर रोमन बोलता है, ये कौन सा ग्रुप है। फिर हांस बोलता है, ये लोग बहुत खतरनाक हैं और यहाँ आसपास की टेरिटरी में पूरे फैले हुए हैं। मुझे लगता है इस लड़के ने इनसे पैसे उधार लिए हैं और अभी तक चुकाया नहीं। ये बोल के हांस बोलता है, हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए, इनसे उलझने का कोई फायदा नहीं। लेकिन रोमन वहाँ से गायब हो चुका होता है। तभी रोमन उनको रोकता है। ब्लड फैंग के लोग रोमन की तरफ देखने लगते हैं और हंस के कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने से क्या हम रुक जाएंगे। हम पे ध्यान मत दो और अपने काम से काम रखो। तभी हांस पीछे से बोलता है, यंग मास्टर, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ब्लड फैंग के लोग बहुत खतरनाक हैं। फिर रोमन बोलता है, हांस, मुझे यहाँ का कानून नहीं पता, तो क्या तुम बता सकते हो यहाँ पे कौन गलत था और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। ये सुन के हांस शॉक हो जाता है और कहता है, इस लड़के ने उधार लेके चुकाया नहीं तो ये गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं ब्लड फैंग के लोग इसे मार सकें। और उससे भी ज़्यादा इन लोगों ने यहाँ के लॉर्ड के बेटे यानी आपकी बेइज्जती की है, जिसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। ये सुनने के बाद ब्लड फैंग के लोग हांस को घूरने लगते हैं और हांस अपनी नज़रें झुका लेता है। फिर रोमन बोलता है, क्या तुमने सुना, तुम लोगों ने यहाँ का कानून तोड़ा है। इतना बोल के रोमन जमीन पे पड़ी हुई छड़ी उठा लेता है और बोलता है, मैं यहाँ के लॉर्ड के बेटे होने के नाते तुम सबको सजा दूंगा। ये सुनने के बाद ब्लड फैंग ग्रुप के एक बंदा बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ के लॉर्ड के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं तुम ब्लड फैंग मेंबर से ऐसे बात कर सकते हो। इतना बोलते ही वो सब अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। लेकिन तभी रोमन उनकी तरफ उन्हें मारने को दौड़ता है और वो छड़ी उनमें से एक बंदे के गले में घुसा देता है। यह देखकर ब्लड फैंग मेंबर के बाकी लोग रोमन की तरफ उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, पर रोमन उनके अटैक को डॉज करके वो छड़ी उसके पीठ में घुसा देता है। यह सब देखकर हांस शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे रोमन बोलता है, जब मैंने अपनी आंख खोली तो मुझे एक लेटर मिला और ज़मीन पे बहुत सारे ड्रग्स पड़े हुए थे। कायरो किंगडम हमेशा वॉर में रहता है, इसलिए यहाँ के हर टेरिटरी के लॉर्ड के बेटे को जंग में जाना पड़ता है और इस बार जाने की बारी रोमन की थी।
जिसकी वजह से वो डर के मारे उसने सुसाइड कर लिया। उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन अब इस बॉडी का मालिक मैं हूँ, जो कि पहले हेवनली डीमन कल्ट का लीडर रह चुका है, पैक चोंग-युक। अब तक रोमन ब्लड फैंग मेंबर को मार चुका होता है, लेकिन लास्ट बंदा डर के भागने लगता है, पर रोमन उसका सर पीछे से पकड़ता है और बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी जबान चलाने की सजा जरूर मिलेगी। ऐसा बोलते ही रोमन अपनी तलवार से उस बंदे की जीभ काट देता है। ये देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब डर जाते हैं। फिर रोमन बोलता है, अगर किसी को मेरी सजा पसंद ना आई हो तो मुझसे आके मिल सकता है। अब हमें बाक चोंग-युक, जो कि अब रोमन डिमिट्री है, उसकी स्टोरी बताते हैं। मुरीन वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा ताकतवर था। इसने अकेले ही हजारों मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया था। उसके बाद मुरीन वर्ल्ड में इसे हेवनली डीमन के नाम से बुलाने लगे। फिर रोमन बोलता है, मुझे कुछ लोगों को मारने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, ये बॉडी तो बहुत कमजोर है। फिर रोमन हांस को बुलाता है और बोलता है, जल्दी से गार्ड्स को इन लोगों के बारे में पता करने को बोलो। हांस तुरंत दौड़कर गार्ड्स को बुलाने चला जाता है। फिर रोमन सोचने लगता है, ये बॉडी सच में बेकार है और इस बॉडी में ज्यादा की भी नहीं है। इनर एनर्जी को मोरिंग वर्ल्ड में की के नाम से बुलाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है। रोमन मुड़ के देखता है तो वहां पे वो लड़का खड़ा होता है जिसे ब्लड फैंग के लोग मार रहे होते हैं। वो लड़का रोमन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर रोमन बोलता है, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने यहाँ का कानून तोड़ा था। रोमन उस लड़के से बोलता है, मुझे बताओ वो लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे, और अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी भी जीभ काट दूंगा। ये सुन के वो लड़का रोमन को अपनी कहानी बताने लगता है। मेरी फैमिली ने ब्लड फैंग से पैसे उधार लिए थे ताकि हम जमीन खरीद कर उस पर खेती कर सके, और हम सारे अनाज को बेचकर पैसे चुकाने ही वाले थे कि उससे पहले वो हमारी ज़मीन पे आके हमारा सारा अनाज बर्बाद कर देते हैं। मुझे बाद में पता चलता है वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी नज़र मेरी छोटी बहन पे होती है। ये बोलते ही वो लड़का रोमन से बोलता है कि प्लीज़ मेरी बहन को बचा लीजिए। रोमन जब उसकी आंखों में देखता है तब उसे अपने पुराने साथी की याद आ जाती है जिसका नाम मैड डीमन था। रोमन ऐसे ही किसी जगह पे मुरीम वर्ल्ड में मैड डीमन से मिलता है। फिर रोमन उस लड़के से उसका नाम पूछता है। वो लड़का अपना नाम केविन बताता है। फिर रोमन बोलता है, इसके बारे में मैं खुद से चेक करूंगा और जो भी गलत होगा उसको मैं खुद सजा दूंगा। रोमन के इतना बोलते ही वो लड़का रोमन को थैंक यू बोलता है। फिर रोमन सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस बंदे से फिर मिलने आऊंगा। फिर हमें एक गैरेज का सीन दिखाया जाता है जिसमें रोमन की फियांसे लेडी फ्लोरा आ रही होती है। फ्लोरा का गार्ड बोलता है कि हम जल्द ही डिमिट्री फैमिली के घर पहुंचने वाले हैं। फ्लोरा सीरियस होकर बोलती है कि अब मैं जल्द ही रोमन डिमिट्री से मिलने वाली हूँ। अब हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्लोरा बोलती है, क्या मेरी शादी रोमन डिमिट्री से तय हो गई? फिर फ्लोरा के फादर बोलते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, और इस मुसीबत से निकलने के लिए तुम्हारी शादी रोमन से करनी ही पड़ेगी। फिर फ्लोरा कहती है, अगर मेरी शादी डिमिट्री फैमिली के दूसरे बेटे से होती तो भी अच्छा था, लेकिन मेरी शादी डिमिट्री फैमिली के बड़े बेटे रोमन डिमिट्री से हो रही है, जिसे लोग मोरन ऑफ डिमिट्री के नाम से जानते हैं। फिर हमें रोमन और फ्लोरा को एक साथ चलते हुए दिखाया जाता है। तभी फ्लोरा रोमन से कहती है, सर डिमिट्री, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। इतना सुनते ही रोमन खुश हो जाता है और कहता है, हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रोमन का जवाब सुन के फ्लोरा कंफ्यूज हो जाती है कि रोमन इतनी आसानी से शादी तोड़ने के लिए कैसे मान गया। तब रोमन बोलता है, मुझे पता है लोग मुझे मोरन ऑफ डिमिट्री के नाम से बुलाते हैं और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे लायक हूँ, इसलिए हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। ये सुन के फ्लोरा शॉक हो जाती है क्योंकि इस शादी के लिए रोमन ने ही अपने फादर से बोला था, पर फ्लोरा को ये नहीं पता था इसके सामने जो रोमन है उसकी बॉडी में कोई और है। फिर रोमन कहता है, मैं अभी जाके अपने फादर को इसके बारे में बताता हूँ। तभी फ्लोरा रोमन को रोकती है। रोमन पूछता है, क्या हुआ? तब फ्लोरा कहती है, इस शादी के लिए तो तुमने प्रपोज किया था और अब तुम इतनी आसानी से ये शादी तोड़ रहे हो। तब रोमन कहता है, तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? फ्लोरा कहती है, नहीं। फिर रोमन बोलता है, अब हमें एक दूसरे को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों ही ये शादी नहीं करना चाहते और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसके बारे में मैं जाके अपने फादर से बात करूंगा। ये सब सुनने के बाद फ्लोरा शॉक हो जाती है और सोचती है, क्या ये वही बंदा है जिसे लोग मोरन ऑफ डिमिट्री के नाम से बुलाते हैं? अब हमें रोमन और उसके फादर का सीन दिखाया जाता है। उसके फादर कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो, शादी नहीं करनी? फिर रोमन बोलता है, हाँ, और इसके बारे में मैंने लेडी फ्लोरा को भी बता दिया है। रोमन के फादर गुस्से में बोलते हैं,
तुम्हें लोग मोरन और डिमिट्री के नाम से बुलाते हैं, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी एक खूबसूरत लड़की से तय कर दी जो कि नोबल फैमिली से है। तुम्हें बस उससे शादी करनी थी पर तुम इतना भी नहीं कर पाए। तब रोमन सॉरी बोलता है। फिर उसके फादर गुस्से में टेबल पे रखा हुआ ग्लास रोमन के सर पे मार देते हैं। फिर रोमन के फादर बोलते हैं, अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो मैं किसी तरह तुम्हें जंग में जाने से रोक लेता, पर अब तुम्हें 6 महीने के अंदर जंग में जाना है। रोमन बोलता है, ठीक है। रोमन के फादर बोलते हैं, मैंने सुना तुमने ब्लड फ्रैंक ग्रुप से लड़ाई की है। वो इतने खतरनाक है कि मैं भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये प्रॉब्लम तुमने खड़ी की है तो तुम ही इसे संभालोगे। रोमन के फादर सोच रहे होते हैं कि अब रोमन उन्हें सॉरी बोलेगा और उसे ब्लड फ्रैंक से बचाने को बोलेगा, पर रोमन कहता है, ठीक है, ये मैं खुद देख लूँगा, और वैसे भी ये प्रॉब्लम मेरी वजह से आई है तो इसे मुझे ही ठीक करना चाहिए। इतना कहकर रोमन बाहर चला जाता है। बाहर आकर रोमन अपना रुमाल निकालता है और अपने सर पे लगा खून पोंछता है। तभी फ्लोरा कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? रोमन बोलता है, तुम अभी तक यहीं पे हो? फ्लोरा रोमन को समझाती है कि ब्लड फ्रैंक ग्रुप बहुत खतरनाक है, वो नोबल्स को भी नहीं छोड़ते, इसलिए तुम्हें अपने फादर से जाके मदद मांगनी चाहिए। तब रोमन कहता है, मैं ऐसा क्यों करूं? फ्लोरा अभी बोल ही रही होती है कि तभी रोमन बोलता है, लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम किससे बात कर रही हो। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।